हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज की इस वीडियो में अपने क्लास 11th का 11th लेसन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपने अलंकृत बागवानी के बारे में पढ़ रहे थे। आपने पढ़ा था कि अलंकृत बागवानी क्या होती है, इसके महत्व क्या क्या है, इसके स्कोप क्या क्या है, और इसी के साथ साथ अपने ये भी पढ़ा था कि उद्यान कितने प्रकार के होते हैं। तो तीनों प्रकार के अपने उद्यान पढ़े थे, उनके भी कुछ वर्गीकरण थे, वो भी अपने पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आज का अपना जो टॉपिक है वो है उद्यान जो वृक्ष अलंकृत जो वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अलंकृत जो वृक्ष होते हैं वो जो सजावट के लिए काम में लिए जाते हैं वो वृक्ष अलंकृत वृक्ष लगते हैं। जो राजा अशोक था, सम्राट अशोक था, उसके समय से ही अपने भारत में क्या है, सड़कों के दोनों किनारों की तरफ वृक्ष लगाने का प्रचलन चला आ रहा है। उसी को अपने कंटिन्यू कर रहे हैं कि वृक्ष जो है वो अपने सड़कों के दोनों किनारों पर लगाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं और इसी के साथ साथ अपने उनसे लकड़ी भी प्राप्त करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं, जैसे गोंद प्राप्त करते हैं, छाया प्राप्त करते हैं, शुद्ध हवा प्राप्त करते हैं। वृक्षों का अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। जो वातावरण में ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसका मुख्य स्रोत बढ़ती हुई जनसंख्या की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के रोजाना उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इन उद्योगों से निकलने वाली विषैली गैसें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से इसका मुख्य कारण, प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो इस कारण इस प्रदूषण को कम करने में वृक्ष अपनी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, इसलिए वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं कि अलंकृत बागवानी के अंतर्गत अलंकृत वृक्ष क्या होते हैं। अपने अध्याय का नाम है अलंकृत बागवानी। अलंकृत बागवानी या इंग्लिश में अपने कह सकते हैं ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। ठीक है, तो अब आज का अपना जो टॉपिक है वो है अलंकृत वृक्ष क्या होते हैं। ऑर्नामेंटल ट्रीज। देखिए अपने लिखते हैं सम्राट अशोक के शासनकाल से आज तक राजमार्गों के किनारे वृक्ष लगाने का प्रचलन चला आ रहा है। यानी कि जब राजा अशोक था, सम्राट अशोक था, उसी समय से ही चला आ रहा है। देखिए वृक्षारोपण से हमारा उद्देश्य मानव को प्रकृति से जोड़ने के साथ साथ मानव को प्रकृति के साथ जोड़ने के साथ साथ शुद्ध हवा प्राप्त करना,
शुद्ध व ताज़ा हवा प्राप्त करना, यानी कि मनुष्य को शुद्ध व ताज़ा हवा प्राप्त होगी और वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या व बढ़ते हुए उद्योगों के कारण प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ रही है। इसको कम करने में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि इनमें भी पेड़ पौधों का अपने महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ साथ अपने पढ़ते हैं कि पेड़ पौधों द्वारा CO2 ग्रहण कर O2 प्रदान की जाती है, जिससे CO2 व O2 का संतुलन बना रहता है। ठीक है, ये कार्य है मुख्य रूप से पेड़ पौधों का। इसी के साथ अपने बात करते हैं जो पौधों का चयन किया जाता है, पौधों का चयन स्थान विशेष की जलवायु के आधार पर किया जाता है। ठीक है, पौधों का जो वर्गीकरण होगा वो स्थान विशेष के जलवायु के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ अपने बात करते हैं कि सजावटी या पुष्पीय वृक्षों को सजावटी या पुष्पीय वृक्षों को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से वो भाग है, मैं आपको सिर्फ नाम लिखाऊंगा और उसके बाद में आपको अपनी बुक से उनके बॉटनिकल नाम भी याद करने हैं। ठीक है, तो वृक्ष के आकार के अनुसार पहला जो वर्गीकरण है वह है वृक्ष के आकार के अनुसार। पहला वर्गीकरण वृक्ष के आकार के अनुसार। देखिए, वृक्ष के आकार के अनुसार भी इनको अलग अलग भागों में और विभाजित किया जाता है। बड़े आकार के वृक्ष, मध्यम आकार के वृक्ष और छोटे आकार के वृक्ष। इसमें बड़े आकार के वृक्ष 2 नंबर, मध्यम आकार के वृक्ष और 3 नंबर छोटे आकार के वृक्ष।
ठीक है, इनको 3 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। जैसे नीम है वो बड़े आकार का वृक्ष है, गुलमोहर छोटे आकार का, और चंपा जो है गुलमोहर है वो मध्यम आकार का, और चंपा जो है वो छोटे आकार का वृक्ष है। दूसरा अपने वर्गीकरण की बात करें तो सुंदरता के अनुसार, यानी कि उनकी सुंदरता कैसी है इनके अनुसार भी वर्गीकरण किया गया है, सुंदरता के अनुसार। देखिए, सुंदरता के अनुसार वृक्षों को 3 भागों में फिर से बांटा जाता है, फूलों की सुंदरता और पत्तियों की सुंदरता 2 भागों में। पहला, फूलों की सुंदर। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी फूल बहुत सुंदर होते हैं, और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों की सुंदरता, पत्तियां सुंदर होती है, कुछ फल वृक्षों के फूल सुंदर होते हैं। इसी आधार पर इसको 2 भागों में फिर से विभाजित किया जाता है। जैसे फूलों के अंदर यदि बात करें तो नीली गुलमोहर होती है, या महुआ का फूल होता है वो अत्यधिक सुंदर होता है, और सफ़ेदा, अशोक और पारस पीपल इनकी पत्तियां बहुत सुंदर होती है। तीसरा जो वर्गीकरण है वह है वृक्ष लगाने के उद्देश्य के अनुसार। वृक्ष लगाने का अपना क्या उद्देश्य है उसके अनुसार। तीसरा और अंतिम वर्गीकरण वृक्ष लगाने के उद्देश्य के अनुसार, यानी कि अपना वृक्ष लगाने का क्या उद्देश्य है उसके अनुसार। पहला, सड़कों के किनारे। दूसरा, समूह में लगाने के लिए, यानी कि एक तो सड़कों के किनारे लगाएंगे, एक समूह में लगाएंगे, और अंतिम नमूने के रूप में लगाने के लिए, और नदी के किनारे लगाने के लिए। तीसरा, नमूने के रूप में, और चौथा, नदी के किनारे। ठीक है, ये 4 प्रकार से अपने उद्देश्य हो गए कि किस उद्देश्य के आधार पर अपने सुंदरता के अलंकृत वृक्षों को लगाना है, वो उद्देश्य क्या है अपना, उसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया। इनके 2 एग्जाम्पल आप जरूर याद करना कि कौन सा वृक्ष किसके अकॉर्डिंग किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसके बाद में इसको रफ करते हैं और पढ़ते हैं एवेन्यू। देखिए, अब बात करते हैं अपने एवेन्यू की। एवेन्यू क्या होता है? जब वृक्षों को एक लंबी लाइन में, जब अपने उसको एक लंबी लाइन में एक सीधी लाइन में कतार में लगाते हैं, लाइन में लगाते हैं। जैसे ये अपना कोई राजमार्ग है, ठीक है, ये क्या है? सड़क। ये है अपनी सड़क, ठीक है। इसके चारों ओर नहीं, यहाँ से तो बंद हो जाएगा, इसके जो यहाँ दोनों तरफ जो लाइन में वृक्ष लगाए जाते हैं, यहाँ वृक्ष लगा दिए अपने, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्ग एवेन्यू। यानी कि कोई सीधी लाइन में जो वृक्ष लगाए जाते हैं इनको एवेन्यू बोला जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े फूल वाले और आदि सजावट वाले वृक्ष लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं एवेन्यू को। एवेन्यू, ठीक है। एवेन्यू क्या होता है? इसकी सबसे पहले अपने लिखते हैं परिभाषा।
जब वृक्ष सीधी लाइन में सड़क के दोनों किनारों की ओर सड़क के दोनों किनारों की ओर लगाए जाते हैं तो उन्हें मार्ग एवेन्यू कहते हैं। लगाए जाते हैं तो इन्हें मार्ग एवेन्यू कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? मार्ग एवेन्यू कहते हैं। अब बात करते हैं, एवेन्यू को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एवेन्यू को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से वो दो भाग हैं? जो एक तो होता है कि बगीचे के अंदर जो एवेन्यू लगाए जाते हैं, एक होता है कि राजमार्ग के एवेन्यू। पहला अपने लिखते हैं बगीचे के अंदर एवेन्यू। बगीचे के अंदर कौन कौन से एवेन्यू लगाए जाते हैं? इसमें अलंकृत वृक्ष, बगीचे में बगीचे के अंदर स्थित सड़क के दोनों ओर बगीचे के अनुसार लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि बगीचे के अनुसार बगीचे के अंदर ये वृक्ष लगाए जाते हैं। अलग अलग सड़क के किनारे अलग अलग वृक्ष लगाए जाते हैं जो वर्ष भर फूल व फूलों से बगीचे की सुंदरता को बढ़ाते हैं। बगीचे की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, बगीचे की सुंदरता को ये अलग अलग समय पर बढ़ाएंगे ये। ठीक है, उसके बाद में आता है राजमार्ग एवेन्यू। दूसरा, अब इसके नाम से क्लियर है कि ये राजमार्ग के दोनों ओर लगाया जाता है, यानी कि मुख्य सड़क जो होती है, नेशनल हाईवेज होता है, उसके दोनों ओर लगाया जाता है। इसमें बड़े छायादार फूल व फल वाले वृक्षों को सड़क के दोनों ओर लगाया जाता है। ठीक है, इसमें फल वृक्षों को, छाया वाले वृक्षों को जो आकार में बड़े हैं, आपने पढ़ा था आकार में कौन कौन से बड़े होते हैं, जो बड़े आकार के वृक्ष होते हैं उनको सड़क के दोनों ओर किनारों पर लगाया जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं कि
इन्हें सड़क के किनारों पर 2 या 3 लाइनों में लगाया जाता है, जिससे सड़क को छाया मिलती है वह सड़क की सुरक्षा बढ़ती है। यानी कि छाया मिलेगी तो अधिक गर्मी या तापमान के कारण सड़क पर चलने वाले व्हीकलों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उसमें जो सड़क है उसको भी नुकसान नहीं होगा। और इसको महानगरों और नगरों के विशेष जलवायु को ध्यान में रखकर वह फूल आने के समय वह रंग को ध्यान में रखकर लगाया जाता है। यानी कि डेकोरेट किस प्रकार से किया जाता है, या तो वहाँ की जलवायु की उपयुक्त जो जलवायु होगी उसके अकॉर्डिंग उनको रखा जाएगा, या उनमें फूल आने का मुख्य जो समय होता है या फूलों के रंग होते हैं। अब एक है कि अपने लाल सारे फूल लगा दे, अच्छा नहीं लगेगा, लाल नीले पीले, इस प्रकार से जब अपने रंग के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई करते हैं तो इसको बोलते हैं रंग योजना बनाना। तो कुछ रंग योजना मैं आपको उदाहरण देकर बताऊंगा कि इस प्रकार की रंग योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना महानगरों की विशेष जलवायु, महानगरों की विशेष जलवायु को ध्यान में रखकर जलवायु व फूल आने का समय व रंग को ध्यान में रखकर वृक्ष लगाए जाते हैं, इसे रंग योजना कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रंग योजना बोलेंगे। अब कुछ उदाहरण मैं रंग योजना का एक उदाहरण आपको मैं लिखाता हूं। रंग योजना एक के अंतर्गत अपने लिखेंगे कि पहले तो वृक्ष का नाम लिखेंगे, क्रम संख्या, वृक्ष का नाम और फूल का रंग। ठीक है, देखिए एक नंबर पर आता है अमलतास। फूल किस रंग के होते हैं अमलतास के? पीले रंग के। अमलतास का जो फूल होता है वो पीले रंग का होता है। इसी प्रकार अपने दूसरा जो वृक्ष पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुलमोहर। इसके साथ जो दूसरा वृक्ष लगाएंगे वो लगाएंगे गुलमोहर। अब पीले पीले फूल नहीं देखेंगे, अपने को ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसका जो फूल होता है वो नारंगी रंग का होता है, नारंगी। फिर से अपने जो तीसरी लाइन लगाएंगे वो लगाएंगे अमलतास की। फिर से ये कौन सा रंग हो जाएगा? पीला रंग हो जाएगा। इसी प्रकार अपने नीला गुलमोहर, नीले रंग का फूल, और उसके बाद सिल्क और पीले रंग का फूल, और फिर से नीला गुलमोहर लगाएंगे, नीले रंग का फूल। अब आता है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, और अपने किस प्रकार से एवेन्यू लगाए जाते हैं और देखभाल भी किस प्रकार से की जाती है इसको पढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, वरना वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, देखिए जब भी अलंकृत वृक्ष को अपने लगाते हैं या अभिन्यों को जब लगाते हैं, उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए कि
पहले कुछ समय पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले जो खड्डा खोद के अपने को धूप में छोड़ देना चाहिए खुला, जिससे उसमें उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, जो अपने एवेन्यू को लगाए हुए को खराब नहीं करेंगे। ठीक है, जब वृक्ष उसके ऊपर खुला छोड़ देते हैं, इसके बाद में अपने क्या करते हैं, जो खड्डे का आकार रखते हैं वो पौधे की हाइट के अकॉर्डिंग रखा जाता है। यदि पौधा कम हाइट का है तो जो वृक्ष है वो अपने जो एवेन्यू है वो कम हाइट का है तो खड्डा छोटे आकार का रखेंगे और उसकी दूरी भी क्या है, पास पास रखेंगे। जैसे अपने अगले 12th क्लास में पढ़ेंगे कि फल वृक्षों के लिए गड्ढे तैयार करना होता है। यदि उसकी मध्यम हाइट है तो उसके लिए थोड़ी सी दूरी, खड्डे की दूरी आपस में बढ़ा देंगे, यानी एक खड्डा यहाँ है तो दूसरा खड्डा थोड़ी सी दूरी पर खोदेंगे। इसके बाद यदि अपने बात करते हैं कि बड़े आकार का जो वृक्ष है तो उसके लिए अपने थोड़ी और दूरी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इसी आधार पर उनकी दूरी निर्धारित की जाती है किस प्रकार के वृक्ष अपने को लगाने चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं अपने एवेन्यू के लिए पौध लगाना। ठीक है, अब देखभाल इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो देखभाल अपने आगे करेंगे कि क्या देखभाल अपने करनी चाहिए। पौध लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला खड्डे खोदना व पौध रोपण। सबसे पहला होता है काम खड्डे खोदना, वह पौध। पहला काम खड्डे खोदना। इसी के अंदर पहला काम क्या करेंगे, अपने खड्डे खोदेंगे। तो अपने खड्डे का आकार ध्यान में होना चाहिए। वृक्ष लगाने के लिए 1 मीटर आकार का खड्डे खोदे जाते हैं। एवेन्यू लगाने के लिए 1 × 3 × 1 मीटर आकार का गड्ढा खोदा जाता है। 1 × 3 × 1 मीटर आकार का, यानी कि लंबाई चौड़ाई और गहराई। ठीक है, खड्डे खोदे जाते हैं। कम ऊंचाई वाले वृक्षों के लिए कितनी आपसी दूरी रखेंगे, 1 से 3 मीटर। 1 से 3 मीटर गड्ढों की नहीं, 1 से 3 मीटर मध्यम ऊंचाई के वृक्षों के लिए 6 से 8 मीटर व अधिक ऊंचाई वाले वृक्षों के लिए 10 से 12 मीटर आपसी दूरी वाले गड्ढे तैयार किए जाते हैं। यानी कि जो कम ऊंचाई वाले होंगे उनके लिए 1 से 3 मीटर दूरी होनी चाहिए, आपसी दूरी, खड्डे से खड्डे की दूरी। और जो मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं उनके लिए 6 से 8 मीटर तक दूरी होनी चाहिए आपसी। और जो अधिक ऊंचाई वाले हैं उनके लिए 10 से 12 मीटर तक की दूरी होनी चाहिए। इसके बाद यदि अपने बात करें, गड्ढे को कम से कम 1 सप्ताह तक खुला रखना चाहिए। गड्ढे को कम से कम 1 सप्ताह तक
खुला रखना चाहिए। ठीक है, गड्ढे में से जो मिट्टी निकालते हैं उसमें एक भाग मिट्टी और एक भाग जो गोबर की खाद गड्ढे की मिट्टी में एक भाग गोबर की खाद कॉमा एक भाग सड़ी हुई पत्तियां और एक भाग चिकनी मिट्टी और एक भाग चिकनी मिट्टी तथा 50 से 75 ग्राम मिथाइल पैराथियन मिलाते हैं। यानी कि ये काम अपने करेंगे, एक भाग उसमें गोबर की खाद मिलाएंगे, एक भाग चिकनी मृदा मिलाएंगे और एक भाग सड़ी हुई पत्तियां मिलाएंगे और 50 से जो 75 ग्राम है मिलाथियन और मिथाइल पैराथियन ये चूर्ण मिलाएंगे, क्योंकि इससे जो पौधे की बढ़वार होती है वो अच्छी होती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि कब लगाना चाहिए। पौधरोपण की बात करते हैं तो सदाबहार पौधों का रोपण का उपयुक्त जो समय होता है वो जुलाई अगस्त होता है। सदाबहार पौधों को जुलाई अगस्त माह में का रोपण जुलाई अगस्त माह में तथा पतझड़ी पौधों का रोपण फरवरी मार्च माह में करना चाहिए। ठीक है, इनका जो कब करना चाहिए, फरवरी मार्च में पौधरोपण करना चाहिए। अब विशेष ध्यान रखने वाली बात है पौधे को तैयार किए गए गड्ढे के बीचों बीच शाम के समय लगाकर हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि अपने बात करते हैं कि पौधे में विशेष रूप से क्या ध्यान रखना चाहिए, अब बात आती है देखभाल की। दूसरा आती है देखभाल की बात। ठीक है, करना एवं देखभाल। तो दूसरी बात आती है देखभाल क्या करनी चाहिए कि रास्तों पर पशुओं और मनुष्य का आवागमन बना रहता है। इनसे सुरक्षा के लिए इनसे पौधों की सुरक्षा के
लिए ड्रम कॉमा ईंटों की जाली बनाकर या लोहे के सरियों से निर्मित ट्री गार्डन लगानी चाहिए। ठीक है, ट्री गार्डन अपने को लगाने चाहिए। और इसके अलावा समय समय पर निराई गुड़ाई, खाद व उर्वरक अपने को देने चाहिए। उसके अलावा समय पर खाद व उर्वरक कॉमा निराई गुड़ाई, सिंचाई, काट छांट व सदाई की क्रियाएं विशेष रूप से करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। अगली वीडियो में अपने पढ़ेंगे कि झाड़ियाँ क्या होती है, झाड़ियाँ कितने प्रकार की होती है, झाड़ियों को कैसे लगाया जाता है, इसका महत्व क्या होता है, झाड़ियों के लगाने का पीछे का राज क्या है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी क्विज़ मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको PDF के रूप में नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।